प्यारे बच्चों, क्लास 12th हिस्ट्री के लिए जैक द्वारा एक ही अभी तक मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है, लेकिन आपके लिए मैंने बाजार गैस पेपर की सहायता से परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है, मतलब 5 सेट तैयार किया है, जिसमें से ये आज 5वां सेट है। 4 सेट का मैंने पहले ही सारा बता दिया है, जिसका लिंक आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ जाके आप विभिन्न विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और मित्रों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। आज हम ऑनलाइन टेस्ट का एक आयोजन किए थे, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिए हैं। तो उसका आंसर आज आपको 7 बजे मिलेगा। तो 7 बजे का आंसर में आपको उसी में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। और ये सेकेंड पार्ट का वीडियो जिसको हम लोग कह सकते हैं, इसमें हम लोग लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के प्रशासन के बारे में लिखे। तो यद्यपि हड़प्पा प्रशासन की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, परंतु प्राप्त एक मूर्ति से अनुमान लगाया गया है कि पुरोहित राजा होता होगा। कुछ विद्वानों ने इस समय जनतांत्रिक व्यवस्था का अनुमान लगाया है। प्रतिनिधि शासन करते थे। कुछ अन्य के मतानुसार कई शासक होते थे। हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो 2 राज्य थे। आधुनिक विद्वानों के मतानुसार नगरीय व्यवस्था के परिणाम स्वरूप शिल्पकार तथा व्यापारी वर्गों का यहाँ प्रशासन में विशेष प्रभाव रहा होगा तथा प्रशासन के कई केंद्र रहे होंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में मौर्य काल का क्या महत्व है। तो मौर्य राज भारत का पहला विस्तृत साम्राज्य था। इसकी सीमा अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक थी। मौर्य शासकों ने सर्वप्रथम शक्तिशाली केंद्रीय तथा नगरीय व्यवस्था स्थापित की थी। इस समय सर्वप्रथम राज्य का निर्माण किया गया था। कृषि के साथ शिल्प तथा वाणिज्य व्यापार का अत्यधिक विकास हुआ। आवागमन की सुविधाएं स्थापित की गई थी। राजस्व में वृद्धि हुई थी। प्रशस्त निर्मित मूर्तियां, साम तथा अभिलेख लिखवाया मौर्य काल में आरंभ हुआ था। मतलब लिखवाना जो है वो मौर्य काल में आरंभ हुआ था। मौर्य काल में अशोक जैसा महान सम्राट हुआ था। उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, धार्मिक नीति तथा अभिलेख भी मौर्य काल को महत्वपूर्ण बनाते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विकास पर एक टिप्पणी लिखे। तो बौद्ध धर्म के विकास में अशोक, कनिष्क तथा पाल शासकों का महत्वपूर्ण योगदान था। अशोक ने स्वयं तथा अपने अधिकारियों तथा अपने पुत्र व पुत्री द्वारा इसका प्रचार देश विदेश में किया था। कनिष्क ने अंतिम बौद्ध संगीति द्वारा इसका प्रसार किया था। पाल शासकों ने इस धर्म को संरक्षण दिया था। गांधार तथा मथुरा कला शैली में बुद्ध की मूर्तियां बनने से भी इस धर्म का अत्यधिक विस्तार हुआ था। छोटा छोटा आंसर है, आराम से आप लोग कर लीजिएगा। 1857 के विद्रोह ने किस प्रकार मुगल शासक का अंत किया। तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने वृद्धावस्था में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अंग्रेजों ने उन्हें तथा उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर बर्मा मतलब म्यांमार की जेल में रखा गया था। राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें अपदस्थ कर दिया गया था। उनके सभी संतानों को मार डाला गया था। उनके अपदस्थ होते ही भारत में मुगल शासक का अंत हो गया था। अगला है, साइमन कमीशन क्या था, कांग्रेस ने इसका विरोध क्यों किया था। तो 1919 के भारतीय सरकार अधिनियम की समीक्षा करने तथा भारत में उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए 1927 में सर साइमन के नेतृत्व में यह आयोग भारत भेजा गया था, परंतु कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। जहां जहां यह आयोग गया उसका स्वागत काले झंडे तथा साइमन वापस जाओ के नारे से किया गया था। कई जगहों पर लोगों ने विरोध में हड़ताल किया तथा प्रदर्शन किया था। अमृतसर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठी चलाई थी। इस क्रम में लाला लाजपत राय के सिर पर गहरी चोट लगी थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को नहीं रखा गया था। सरकार की इस प्रजातीय भेद के कारण कांग्रेस ने इसका विरोध तथा बहिष्कार किया था। अगला है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रस्ताव को दक्षिण के सदस्यों ने क्यों विरोध किया था। तो दक्षिण के सदस्यों के अनुसार हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने
से भाषा संबंधी झगड़े बढ़ जाएंगे। दक्षिण के विभिन्न स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई के बावजूद वहाँ के लोगों में यह भाषा लोकप्रिय नहीं थी। क्षेत्रीय भाषाओं के विकास पर इसका बुरा प्रभाव होगा। अगर एक विशेष भाषा दूसरे पर थोपी जाएगी तब कटुता बढ़ेगी तथा राष्ट्र की एकता समाप्त हो जाएगी। 14 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने नमक को आंदोलन का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बनाया? तो नमक ऐसी वस्तु थी जिसे सभी लोग रोज उपयोग करते थे। इसके निर्माण तथा बिक्री पर सरकारी नियंत्रण था, जिसके कारण इसका उत्पादन कोई नहीं कर सकता था। लोगों को ऊंचे दाम पर नमक खरीदना पड़ता था। गांधी जी का मानना था कि नमक एक बहुमूल्य वस्तु है तथा प्रकृति द्वारा यह उत्पादित होता है, इसलिए इस पर किसी प्रकार नियंत्रण या एकाधिकार गलत है। उनके अनुसार नमक कानून को समाप्त कर देना चाहिए। यह मांग उन्होंने अपने 11 सूत्री मांगों में रखी थी, परंतु सरकार ने इसे नामंजूर कर दिया था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, सिंधुवासी लिंग एवं योनि के प्रतीकों की पूजा करते थे। इसके अलावा वह वृक्ष पूजा, पशु पूजा, अग्निकृत्य, स्नान, ध्यान और जल देवता की पूजा करते थे। वहाँ के लोग पवित्र स्नान और जल पूजा का धार्मिक महत्व समझते थे। इसके अलावा वहाँ के लोग पशु बलि और नर बलि देते थे। कहीं कहीं मातृ पूजा का उल्लेख भी मिलता है। दूसरा है, सामान्य जनता जादू और टोटके टोने में विश्वास करती थी। सिंहवासी परलोक में विश्वास करते थे और भी कई धार्मिक प्रथाएं प्रचलित थी जिन्हें आज भी हिंदू धर्म में देखा जा सकता है, लेकिन उनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, जिसके कारण उनकी भाषा और विचारों को समझना मुश्किल है। अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता एक व्यापार प्रधान सभ्यता थे। जितने भी प्राचीन सभ्यताएं हुए वे कृषि प्रधान थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय होने के साथ व्यापारिक प्रधान सभ्यता थी। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कला एवं संस्कृति में निपुण थे। वहाँ के लोगों को मूर्ति कला, बर्तन कला, धातु कला, चित्रकला, लिपि ज्ञान, मापतौल, भवन निर्माण आदि कलाओं का ज्ञान था। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधुवासी कला प्रेमी थे। अगला है, अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली का मूल्यांकन करें। तो 1573 ईस्वी में भारत में मुगल सम्राट अकबर ने मंगोलों से प्रेरणा लेकर दशमलव पद्धति के आधार पर मनसबदारी प्रथा को चलाया। प्रत्येक मनसबदार को 2 पद, जात और सवार दिए जाते थे। एक मनसबदार के पास जितने सैनिक रखने होते थे वह जात का सूचक था। सवार से तात्पर्य मनसबदारों को रखने वाले घुड़सवारों की संख्या से थी। जहांगीर ने खुर्रम मतलब शाहजहां को 10,000 और 5,000 का मनसब दिया, अर्थात शाहजहां के पास 10,000 सैनिक और 5,000 घुड़सवार थे। सबसे छोटा मनसब 10 का और सबसे बड़ा 60,000 तक का था। बड़े मनसब राजकुमारों तथा राज परिवारों के सदस्यों को दिए जाते थे। जहांगीर के काल में मनसबदारी व्यवस्था से सी अश्वा मतलब सवार पद के दुगने घोड़े, सी अश्वा सवार पद के तिगुने मोड़े नहीं होगा, यहाँ घोड़े होगा, घोड़े प्रणाली लागू ही। हिंदू मुस्लिम दोनों मनसबदार हो सकते थे और इनकी नियुक्ति प्रोन्नति पदच्युति सम्राट द्वारा की जाती थी। अगला है, कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो तुलु वंश का महानतम शासक कृष्णदेव राय था। कुछ इतिहासकार तो इसे विजयनगर के सभी शासकों में सर्वश्रेष्ठ मानते थे। शासन की बागडोर संभालने के बाद न उसे सिर्फ आंतरिक व्यवस्था बहाल करनी पड़ी। कृष्णदेव राय ने रायपुर और गुलबर्ग पर अधिकार किया। उड़ीसा का गणपति रुद्र देव 4 बार पराजित हुआ। अंत में दोनों में मैत्री हो गई। उन्होंने अन्य महत्वपूर्ण सैनिक विजय भी प्राप्त की। पुर्तगालियों को जिनकी शक्ति इस समय बढ़ रही थी, कृष्णदेव ने अपने प्रभाव में ले लिया। कृष्णदेव राय के सैनिक अभियानों से उसके साम्राज्य की सीमा पश्चिम में गोकर्ण, पूर्व में विजयपट्टनम और कट्टम, दक्षिण में कन्याकुमारी तथा उत्तर में बीदर तक बढ़ गए। कृष्णदेव राय का अधिकांश समय युद्धों और सैनिक अभियानों में व्यतीत हुआ। उसके समय में प्रशासनिक और सांस्कृतिक विकास के कार्य भी हुए। तेलुगु ग्रंथ आयुक्तमाल्याद, जिसे उसने स्वयं लिखा था, से कृष्णदेव राय की उपलब्धियों पर प्रकाश पड़ता है। उनका शासन का तेलुगु साहित्य का शास्त्रीय युग माना जाता है। उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। कृष्णदेव राय के समय में स्थापत्य कला का भी विकास हुआ। उसने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के निकट नगलपुरम नामक एक नया
उपनगर बसाया, मंदिरों का निर्माण हुआ और भव्य गोपुरम बनवाए गए। गोपुरम मतलब मंदिर के द्वार पर एक नक्काशी बनाना होता है। यात्री पेश कृष्णदेव राय और विजयनगर की प्रशंसा करता था। वह कहता था कि वह एक महान शासक और अत्यंत न्यायप्रिय व्यक्ति है। 18 है, असहयोग आंदोलन के महत्व और प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी का प्रेम जन आंदोलन था। गांधी जी ने जब महसूस कर लिया कि अन्याय को सहयोग देना पाप या, तो 1920 में उन्होंने कांग्रेस की मतलब सहमति से असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। स्मरणीय है कि दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में गांधी जी का यह असहयोग प्रस्ताव बहुमत से स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों की स्थापना, स्वदेशी को स्वीकार करना, पंचायतों की स्थापना, हथकरघा और बुनाई उद्योग को प्रोत्साहन देना, अस्पृश्यता का अंत तथा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, इस आंदोलन के रचनात्मक पत्र के साथ ही सरकार को हर स्तर पर असहयोग करना। इस आंदोलन का कार्यक्रम का सरकारी स्कूल, कॉलेज, कोर्ट सभी भारतीयों द्वारा बहिष्कृत किया गया। अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर हिंसात्मक रुख किया। उसी के जवाब में 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा जगह पर 22 सिपाही और एक दरोगा को थाना सहित जला दिया गया। दुखी होकर गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं को लिखें। तो प्रत्येक संविधान की अपनी विशेषता होती है जिन्हें देखकर उसकी संपूर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। यही बात भारत के संविधान के बारे में कही जा सकती है, जो हम भारत के लोगों ने भारत के लोगों के लिए अपनाया है। इन विशेषताओं को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। निर्मित व लिखित संविधान, तो हमारा संविधान लंबे विकास की देन नहीं है, जैसा हम ब्रिटिश संविधान के बारे में देखते हैं। संविधान सभा ने इसे बनाया है जिसमें कुल 389 सदस्य है। भारत में संविधान विश्व का सबसे अधिक लिखित संविधान है। प्रस्तावना के बाद इसमें 395 अनुच्छेद हैं जो 22 भागों में समाहित है। अंत में अनुसूचियां पहले 8 थी, अब 12 है। प्रभुत्व संपन्न, यहाँ प्रभुत्व हो जाएगा, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसने भारत को प्रभुत्व संपन्न, यहाँ प्रभुत्व संपन्न हो जाएगा, प्रभुत्व संपन्न राज्य बना दिया। अब भारत किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। इसे लोकतांत्रिक समाजवाद की मान्यता की गई है। भारत में अनेक धर्म व मत है, अतः सभी को समान महत्व दिया गया। भारत धर्मनिरपेक्ष है। देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। सत्ता जनता के पास है। शासन सीमित व उत्तरदायी है। राष्ट्रपति का पद निर्वाचित है। वह राज्य का अध्यक्ष है। अतः भारत गणतंत्र है। फिर है संसदीय शासन प्रणाली। तो भारत में संसदीय प्रणाली है, इसलिए राष्ट्रपति का राज्याध्यक्ष बनाया गया है, जिसकी सत्ता नाममात्र, वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद के पास हो, जिसका अध्ययन प्रधानमंत्री है, जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। फिर एकीकृत न्यायपालिका, इसको देख लीजिएगा। फिर है मौलिक अधिकार व कर्तव्य, इसको भी देख लीजिएगा। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।